हेलो, वेलकम बैक बच्चों। मैं सुनील पांडे आप सबको अपने इस चैनल पांडे सर की क्लास में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम लोग पढ़ने जा रहे कक्षा 7 की पुस्तक अतीत से वर्तमान अध्याय 6 शहर व्यापारी एवं कारीगर भाग 1। तो आइए अध्याय शुरू करते हैं और देखते हैं शहर व्यापारी एवं कारीगर। तो सबसे पहले देखते हैं शहरों के अनेक रूप। पिछले वर्ष आपने प्राचीन भारत के शहरों के बारे में पढ़ा था। आइए इस बार मध्यकालीन शहरों के बारे में जानें। उस समय प्रमुखतः 4 प्रकार के शहर देखने को मिलते हैं। इनमें से कुछ शहर प्रशासन के केंद्र थे, कुछ शहर वाणिज्यिक व्यापारिक गतिविधियों एवं दस्तकारी के लिए मशहूर थे, कुछ दूसरे शहर तीर्थ यात्रा एवं मंदिर नगर के कारण महत्वपूर्ण थे। विदेशी व्यापार के कारण बंदरगाह, जिसे कि पत्तन भी कहते हैं, शहरों का विकास हुआ। कई शहर तो एक साथ ही शहरों के उपरोक्त विभिन्न रूपों को अपने में समाहित किए हुए फल फूल रहे थे। आइए अब देखते हैं प्रशासनिक नगर। ये नगर मुख्य रूप से शासक वर्ग के सत्ता केंद्र अर्थात राजधानियां थीं। इन शहरों में अनेक राजमहल होते थे। इसमें शासक एवं उनके परिवार, अधिकारी, नौकर चाकर, सैनिक रहते थे। राजमहल में सभा कक्ष बने होते थे, जहाँ के शासक अथवा राजा द्वारा अपनी प्रजा एवं अधीनस्थ अधिकारियों के लिए आदेश जारी किया जाता था। शहरों में बाजार हुआ करता था, जहाँ नगर निवासियों के लिए अनाज, कपड़ा, आभूषण एवं दैनिक आवश्यकता की अनेक वस्तुओं की बिक्री होती थी। दिल्ली के सुल्तानों एवं मुगल शासकों ने व्यक्तिगत एवं राजकीय आवश्यकताओं की वस्तुओं की आपूर्ति के लिए शाही कारखानों के निर्माण किए थे। इस प्रकार के शहरों में दक्षिण भारत में कांचीपुरम, मदुरई, तंजावुर तथा उत्तरी भारत में दिल्ली, आगरा, लाहौर आदि शहरों का नाम लिया जा सकता है। तो आइए अब देखते हैं मंदिर, नगर एवं तीर्थस्थल। दक्षिण भारत में शासक, व्यापारियों एवं धनाढ्य लोगों के द्वारा देवी देवताओं के प्रति अपनी श्रद्धा, आस्था एवं भक्तिभाव को प्रकट करने के लिए मंदिर बनाया जाता था एवं ग्राम दान दिया जाता था। फलस्वरूप मंदिरों के पास अपार धन संपत्ति जमा हो गया था। मंदिरों के कर्ता धर्ता ने मंदिर के धन को व्यापारियों को ऋण देने में लगाया। इस प्रकार इन पवित्र केंद्रों ने क्षेत्र विशेष के वाणिज्य व्यापार को प्रोत्साहन करने में कड़ी के रूप में काम किया, क्योंकि उस समय मंदिर ही बहुमूल्य वस्तुओं के सबसे बड़े उपभोक्ता थे। धीरे धीरे बड़ी संख्या में शिल्पकार एवं व्यापारी मंदिरों की जरूरतों को पूरा करने के लिए मंदिर के निकट बसते गए। दक्षिण भारत में 8वीं से 12वीं शताब्दी के बीच तंजावुर, कांचीपुरम, तिरुपति आदि मंदिर नगरों का विकास इसी तरह से हुआ। भक्ति आंदोलन के विस्तार के कारण तीर्थस्थलों का महत्व बढ़ा। धार्मिक आस्था के पवित्र स्थलों में विभिन्न क्षेत्रों से लोग पूजा पाठ एवं दर्शन के लिए आया करते थे। मथुरा, काशी, वृंदावन, अजमेर, माउंट आबू, सोमनाथ आदि शहर तीर्थस्थल के रूप में प्रसिद्ध हुए। आइए अब देखते हैं वाणिज्यिक नगर। कुछ ग्रामीण बस्तियों जो अपने खास एवं उत्पादित वस्तुओं के लिए व्यापार के प्रमुख केंद्र के रूप में उभरी, वे धीरे धीरे शहरी विकास के केंद्र बन गए। इनका विकास व्यापार बाजार के केंद्र के रूप में हुआ। कुछ शहर खास वस्तुओं के व्यापार के लिए विशेष बाजार समझे जाते थे, क्योंकि इनका उत्पादन स्थानीय स्तर पर होता था। उदाहरण स्वरूप बुरहानपुर कपास के लिए, अहमदाबाद कपड़ा के लिए, बयाना नील के लिए, कांचीपुरम सूती कपड़ा के लिए, कैम्बे रत्न बाजार के लिए आदि। आइए अब देखते हैं बंदरगाह नगर। शहरों के तैयार माल को दूसरे देशों में ले जाने के लिए समुद्र के तटीय क्षेत्रों में शासकों एवं व्यापारियों द्वारा बंदरगाहों का विकास किया गया। अंजुमन, मणिग्रामम, नानादेशी जैसे व्यापारिक समुदायों के कारण तटीय बस्तियों का महत्व बढ़ा। शासकों के विशेष फरमानों के द्वारा विदेशियों जैसे कि यहूदियों, ईसाइयों, अरबी लोगों को तटवर्ती शहरों में बसने एवं व्यापार करने की छूट दी गई। गुजरात, जहां जैन व्यापारियों का बोलबाला था, पश्चिम भारत का प्रमुख व्यापारिक केंद्र था। यहाँ के बंदरगाह भड़ौच एवं सूरत मध्यकाल के व्यापारिक केंद्र के रूप में फले फूले। भारत के पश्चिमी तट का अरब फारस की खाड़ी और उसके आगे के देशों के साथ व्यापारिक संबंध रहा था। 10वीं से 12वीं शताब्दी के बीच में थाना, गोवा, भटकल, मंगलूर, कोचीन जैसे बंदरगाह का विकास लंबी दूरी के व्यापार के कारण हुआ। पूर्वी तट पर स्थित प्रमुख बंदरगाह
हुगली, मोटुपल्ली, मसूलीपट्टनम दक्षिण पूर्वी व्यापार का मुख्य द्वार बन गया। अरब के घोड़े के व्यापारियों के कारण कर्नाटक एवं केरल के तटीय शहरों का महत्व बढ़ गया। यूरोपीय व्यापारियों के आगमन के साथ पश्चिमी एवं पूर्वी सागर तट पर अनेक नए पत्तन और नगर विकसित हुए, जो धीरे धीरे उनके सैनिक एवं प्रशासनिक केंद्रों में बदल गए। बम्बई, कलकत्ता और मद्रास इसके प्रमुख उदाहरण थे। तो आइए अब देखते हैं शहरी परिदृश्य। अधिकांश शहर एक चहारदीवारी से घिरा होता था। इसमें एक या अधिक प्रवेश द्वार होते थे। शहर की प्रमुख आबादी इस चहारदीवारी के अंदर निवास करती थी। सुनियोजित ढंग से बसाए गए शहरों में बाजार अलग से बनाए जाते थे। कई बाजार किसी खास वस्तु के व्यापार के लिए विशिष्ट रूप से जाने जाते थे। शहर कई मोहल्लों में बंटे होते थे। अधिकतर मोहल्ले किसी खास जाति या उत्पादक समुदायों के नाम से जाने जाते थे। उदाहरण के लिए कुंजड़ी मोहल्ला सब्जी बेचने वालों के लिए, मोचीवाड़ा जूते बनाने वालों के लिए, मोहल्ला जरगरान सुनारों के लिए, कूचा रंगरेज कपड़े रंगने वालों के लिए। शहरों में विभिन्न जाति, धर्म, व्यवसाय के लोग रहते थे। शासक अमीर एवं व्यापारी शहरों के सबसे धनी लोग थे। शहर के अधिकतर लोग मध्यम वर्ग के थे। इस वर्ग में छोटे मनसबदार, कर्मचारी, दुकानदार, साहूकार, चिकित्सक, चित्रकार, संगीतकार, सुलेखक शामिल थे। धार्मिक कार्यों से जुड़े लोग पंडित, उलेमा, सूफी संत आदि शहरों के निवासी थे। इनमें आमतौर पर राज्य से इनाम के रूप में कर मुक्त भूमि अनुदान में दिया जाता था, जो शहरों के आसपास होती थी। इसके अलावा सैनिक, नौकर, गुलाम, कारीगर इत्यादि निम्न स्तर के लोग भी शहरों में निवास करते थे। ये लोग उच्च वर्ग के लोगों के यहाँ काम करके अपनी आजीविका चलाते थे। तो आइए अब देखते हैं व्यापार की दशा एवं दिशा। शहरों का मुख्य आकर्षण वहाँ की मंडियाँ एवं बाजार थे। प्रांतों की राजधानियाँ तथा समुद्र के तट के किनारे स्थित शहरों ने व्यापार वाणिज्य की गतिविधियों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इन शहरों के बाजारों में देश विदेश के व्यापारी क्रय विक्रय किया करते थे। व्यापारी लोग शहरों की खपत से अधिक तैयार वस्तु को ले जाकर दूसरे स्थानों पर बेचने लगे। इस काल में देश के भीतर व्यापार के विस्तृत होने का पता चलता है। प्रत्येक कस्बा, जो कि एक छोटा शहर था, में हाट या बाजार होता था। इसके अलावा नियत समय, सप्ताह या मासिक या वार्षिक पर लगने वाले मेलों में व्यापारी आते थे और वस्तुओं की खरीद बिक्री होती थी। फेरी लगाकर माल बेचने वाले व्यापारियों का एक वर्ग था जो लोगों की ज़रूरतों को पूरा करते थे। इसके अतिरिक्त राजपूताना क्षेत्र के बंजारे अनाज, नमक, चीनी, मक्खन आदि वस्तुएं सैकड़ों बैलों पर लादकर एक स्थान से दूसरे स्थान को ले जाते थे। बंजारा लोग घुमंतू व्यापारी थे। उनका कारवां टांडा कहलाता था। अध्याय 3 में हम लोगों ने पढ़ा था कि अलाउद्दीन खिलजी बंजारों का उपयोग नगर के बाजारों तक अनाज की ढुलाई के लिए करते थे। बादशाह जहांगीर ने अपनी आत्मकथा तुजू के जहांगीर में लिखा है कि बंजारे भिन्न भिन्न क्षेत्रों में अनाज ले जाकर शहरों में बेचा करते थे। वे मुगलों के सैनिक अभियान के दौरान सेना के लिए खाद्य वस्तुओं की ढुलाई का काम भी करते थे। तो आइए अब देखते हैं बंजारे। 17वीं सदी के आरंभ में भारत आने वाले एक अंग्रेज व्यापारी पीटर मुंडी ने बंजारों का वर्णन किया है। सुबह हमारी मुलाकात बंजारों के एक टांडा से हुई जिसमें 14,000 बैल थे। सारे पशु गेहूं और चावल जैसे अनाजों से लदे हुए थे। ये बंजारे लोग अपनी घर गृहस्थी, बीवी और बच्चे अपने साथ लेकर चलते हैं। एक टांडा में कई परिवार होते हैं। उनका जीने का तरीका उन भारवाहकों से मिलता जुलता है जो लगातार एक जगह से दूसरी जगह जाते रहते हैं। गाय, बैल उनके अपने होते हैं। कई बार वे सौदागरों के द्वारा भाड़े पर नियुक्त किए जाते हैं, लेकिन ज़्यादातर वे खुद सौदागर होते हैं। अनाज जहाँ सस्ता उपलब्ध है वहाँ से वे खरीदते हैं और उस जगह ले जाते हैं जहाँ पर वह महंगा होता है। वहाँ से वे फिर ऐसी चीज़ें लाद लेते हैं जो किसी और जगह मुनाफे के साथ बेची जा सकती हैं। टांडा में 6 से 700 लोग हो सकते हैं। वे एक दिन में 6 या 7 मील से ज़्यादा सफ़र नहीं करते। यहाँ तक कि ठंडे मौसम में भी अपने गायों, बैलों पर वे सामान उतारने के बाद वे उन्हें चरने के लिए खुला छोड़ देते हैं, क्योंकि यहाँ ज़मीन पर्याप्त है और उन्हें रोकने वाला कोई नहीं है।
बड़े पैमाने के व्यापार कुछ विशेष व्यापारी समुदायों तक सीमित थे। उत्तरी भारत के मुल्तानी, गुजराती, बनिया तथा दक्षिण भारत के मलय चट्टी एवं मूरो जो कि अरब, तुर्की, खुरसानी मुस्लिम व्यापारी थे। कुछ ऐसे व्यापारी समूह थे जिन्होंने दूर के देशों के साथ व्यापार संबंध बनाए। भारत के पश्चिमी तट पर स्थित सूरत, भड़ौच, खंबात, कालीकट, गोवा जैसे बंदरगाह पश्चिमी देशों के साथ मसाला, सूती कपड़ा, नील, जड़ी बूटी के व्यापार के प्रमुख केंद्र थे। इन वस्तुओं को जहाज़ों में भरकर फारस की खाड़ी एवं लाल सागर के बंदरगाहों को भेजा जाता था। यहाँ से वेनिस एवं जेनोआ के व्यापारी इन्हें यूरोप के देशों तक ले जाते थे। बंगाल की खाड़ी क्षेत्र में स्थित बंदरगाहों सतगांव, पुलिकट, मुसलीपट्टनम, नागपट्टनम से कपड़ा, अनाज, खाद्य सामग्री, सूती धागा इत्यादि वस्तुएं दक्षिण पूर्व एशिया को भेजा जाता था। यूरोप के देशों से ऊनी वस्त्र, सोना, चांदी भारत लाया जाता था। पूर्वी अफ्रीका से हाथी दांत एवं मध्य एशिया से खजूर, ताजे फल, सूखे मेवे अरब व्यापारियों द्वारा भारत लाए जाते थे। चीन से रेशम तथा दक्षिण पूर्व एशिया से मसाला भारत आने वाली प्रमुख वस्तु थी। फारस की खाड़ी से हरमुज के रास्ते घोड़े, मोती, रेशम, कालीन आदि आयात की वस्तुएं थी। गुलामों को भी इसी रास्ते से लाया जाता था और उसकी खरीद बिक्री की जाती थी। आइए अब देखते हैं व्यापारिक मार्ग, यातायात एवं विनिमय के साधन। सड़कों का विस्तृत जाल बंदरगाहों को एक दूसरे से जोड़े हुए था। इनके द्वारा बाजारों एवं नगरों के बीच वाणिज्य व्यापार होता था। अल-बेरूनी ने अपने विवरण में 15 व्यापारिक मार्गों का उल्लेख किया है, जो कि यहाँ तस्वीर में दिखाया गया है। सड़कों के अलावा भारत के पश्चिमी एवं पूर्वी तटों के साथ लगे समुद्री मार्गों ने भी विदेशी व्यापारिक संपर्कों को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। मैदानी इलाकों में सामानों को लाने ले जाने का मुख्य साधन बैलगाड़ियां थी, लेकिन जहां ये नहीं चल पाती थी वहां सामानों को ढोने के लिए बैल, खच्चर, ऊंट एवं आदमियों का इस्तेमाल किया जाता था। नावों का उपयोग जलमार्ग पर होता था, जबकि बड़े जहाज समुद्रों में चलते थे। वस्तुओं की खरीद बिक्री में सिक्के विनिमय के प्रमुख साधन थे। सिक्के सोने, चांदी एवं तांबे के बने होते थे। इस काल में दिरहम, जीतल, टंका, दिल्लीवाल, बहलोली, स्वर्ण मुहर आदि सिक्के के प्रचलन का प्रमाण मिलता है। मुगल काल में रुपया और दाम मुख्य मुद्रा थी। व्यापारियों का एक वर्ग सर्राफा का था, जो व्यापार में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते थे। सर्राफ सिक्के की धातुगत शुद्धता और वजन की जांच तथा धातु मुद्रा की विनिमय दर निर्धारित करते थे। वे बैंकर के रूप में लोगों के पैसे का लेन देन भी करते थे और हुंडियां भी जमा करते थे। हुंडी कागज पर लिखा एक वचन पत्र होता था, जिसके द्वारा किसी स्थान और समय पर लिखी गई राशि देने की व्यवस्था की जाती थी। इसका आरंभ वाणिज्यिक कार्यों के लिए मुद्रा के रूप में अधिक धन को लेकर जाने वाले के खतरे को ध्यान में रखकर हुआ। सभी विदेशी व्यापारियों ने भारतीय साहूकारों की ईमानदारी की प्रशंसा की। इस अध्याय के शेष बचे भाग को अगली वीडियो में देखेंगे। तो आप सबको हमारा यह प्रयास कैसा लगा हमें जरूर कमेंट कर बताएं। हमारे इस चैनल पांडे सर की क्लास को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल बटन को दबाएं, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दूसरों के साथ इसे शेयर करें और हाँ, लाइक करना तो बिल्कुल ना भूलें। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल है। धन्यवाद। थैंक यू।